नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। औराई प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर एनएच जाम कर काटा बवाल, पुलिस पर किया पथराव। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड स्थित अस्पताल में चल रहे शराब फैक्ट्री का उत्पाद विभाग ने किया उद्भेदन। और मौसम के उतार चढ़ाव के कारण वायरल फीवर की चपेट में लोग आ रहे हैं। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। औराई प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों ने मुआवजे की मांग को लेकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एनएच को घंटों जाम कर बवाल काटा, पुलिस पर भी पथराव किया। मुजफ्फरपुर में बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा अचानक फूट पड़ा, जिसके बाद बांस बल्ला लगाकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी हाईवे को जाम कर दिया और टायर को बीच सड़क पर जलाकर आवागमन को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया। औराई प्रखंड की रामखेतारी पंचायत में लखनदेई नदी का तटबंध टूट गया था, जिससे तकरीबन 1 दर्जन पंचायत बाढ़ से प्रभावित हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ सीतामढ़ी में बीते दिनों बागमती नदी का तटबंध टूट गया था और उसे आगोश में औराई प्रखंड के कई पंचायत आ गए थे। तो यूं कहे कि औराई प्रखंड के लोगों को 3 नदियों की त्रासदी का सामना करना पड़ा। ऐसे में लोग पिछले कई दिनों से मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी एनएच 77 को अपना आशियाना बना रखा है और अपने बच्चे, परिवार और मवेशियों को लेकर एनएच 77 किनारे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बीच अचानक बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा फूट पड़ा और बाढ़ पीड़ितों के द्वारा सड़कों पर बांस बल्ला लगाकर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। सड़क जाम कर रहे लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से हम सड़कों पर रह रहे हैं, बावजूद इसके जिला प्रशासन के द्वारा हमें किसी तरह की कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। सड़क जाम की सूचना मिलते ही मौके पर औराई थाने की पुलिस पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास की, पर इसी दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर जाम को समाप्त करवाया। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने इस दौरान फायरिंग भी की है, पर कुछ ग्रामीणों और ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने इसकी पुष्टि नहीं की। नहीं, ये जैसी मेरे संज्ञान में है और जो सूचना औराई थानाध्यक्ष द्वारा दी गई है, सीतामढ़ी और जो मुजफ्फरपुर मार्ग आता है उसको बाढ़ पीड़ित जो थे, जो सड़क पर आकर अपना बसेरा बसा लिए, उनके द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी और मुआवजा नहीं मिलने के चलते उन्होंने रोड जाम किया हुआ था। तो हमारे औराई थानाध्यक्ष वहाँ जा कर के सारा चीज़ देखे और उनसे अनुनय विनय काफ़ी किया गया। उसके बाद ये रोड जाम जब क्लियर नहीं हुआ तो चूँकि इधर से जो जाम करने वाले लोग थे वो उनकी धक्का मुक्की कर रहे थे, इस बीच हल्का बल प्रयोग किया गया है रोड जाम को क्लियर कराने के लिए। फायरिंग वगैरह की बात भी सामने आई है। फायरिंग की बात का की पुष्टि नहीं हो पाई है। पथराव तो हुआ है पुलिस पे पथराव हुआ है, इसके बाद ही हल्का बल प्रयोग किया गया था। क्या पुलिस भी कोई जवान चोटिल हुए हैं? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जब पुलिस की जवाबी कार्रवाई में कोई ग्रामीण भी घायल है? नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही जानकारी मिलती है तो आप लोगों को बताया जाएगा। अभी क्या स्थिति है? अभी रोड क्लियर है, जाम अब नहीं है, आवाजाही प्रारंभ है। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी रोड स्थित अस्पताल में चल रहे मिनी शराब फैक्ट्री का उत्पाद विभाग की टीम ने उद्भेदन किया। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी लदौरा रोड स्थित एक मकान में बाहर डॉक्टर की क्लिनिक का बोर्ड लगाकर चल रही शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। दूसरे राज्यों से स्प्रिट मंगाकर बड़े पैमाने पर विदेशी शराब का निर्माण किया जा रहा था। इसके बाद शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के धंधेबाजों को सप्लाई की जा रही थी। पिछले कई महीनों से धंधा चल रहा था, लेकिन सदर पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। वहीं उत्पाद विभाग की टीम ने एक इनपुट के आधार पर गुरुवार की रात बड़ी कार्रवाई कर इसका भंडाफोड़ किया। इस दौरान टीम ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब, विदेशी शराब की ब्रांड की बोतल, पैकेट, रैपर, ढक्कन, मुहर, बॉटलिंग मशीन, पैकेजिंग मशीन और वाटर प्लांट इत्यादि जब्त किया। मौके से कर्जा के धंधेबाज धीरज कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल उसे छाता चौक स्थित उत्पाद थाने पर रखकर गहन पूछताछ की जा रही थी। सहायक उत्पाद आयुक्त विजय शेखर दुबे ने बताया कि डॉक्टर की क्लिनिक का बोर्ड और पानी प्लांट की आड़ में शराब का निर्माण किया जा रहा था। गोदाम को सील कर बंद कर दिया गया है। गिरफ्तार आरोपित की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद एफआईआर दर्ज करने की कवायद की जाएगी। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लदौरा के पास एक डुमरी पुल है जहां पे अवैध विदेशी शराब का एक बनाने का छोटा सा कारखाना चल रहा है। तो तुरंत टीम का गठन किया गया और मैं भी टीम के साथ प्रस्थान किया गया तो देखा कि वाकई में वहां एक स्प्रिट के माध्यम से शराब बनाने का कार्य हो रहा था और उसमें करीब 250 लीटर स्प्रिट मिला और एक पंचिंग मशीन है, एक बॉटलिंग मशीन है, एक पानी का प्लांट है और 3 ब्रांड का जैसे 8 PM है और ऑफिसर्स चॉइस और एक ब्लैक हाइना ब्रांड होता है जो कि पोर्सेलिन भूटान होता है, उसका रैपर बॉटल ये सब मिला, कैप मिला। कितने वर्षों से चल रहा है ये तो हमें तो गुप्त सूचना कल प्राप्त हुई है। अनुसंधान किया जा रहा है कि इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं और एक गिरफ्तारी हुई है, एक धीरज कुमार करके एक कारोबारी, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। संचालक धीरज जी संचालक धीरज संचालित हो रहा था। हाँ मतलब धीरज के द्वारा संचालित। हाँ धीरज के द्वारा हो रहा था और भी लोग उसमें थे लेकिन फरार हो गए थे। अभी धीरज की गिरफ्तारी हुई है। हाँ धीरज की गिरफ्तारी हुई है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन संतोषी माता मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। शहर की पुरानी धर्मशाला चौक स्थित मां महामाया स्थान संतोषी माता मंदिर काफी प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर ही नहीं, पूरे उत्तर बिहार व सुदूर क्षेत्रों से लोग यहां मां के दर्शन व पूजा अर्चना के लिए आते हैं। शारदीय नवरात्र सहित कई अवसरों पर यहां भक्तों की काफी भीड़ रहती है। इस मंदिर की मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी हर मुराद पूरी होती है। मंदिर परिसर में एक बड़ा सा नीम का पेड़ है। हिंदू परंपरा के अनुसार जहाँ भगवती स्थान हो वहाँ नीम का पेड़ होता है। श्रावण, महाशिवरात्रि, अनंत पूजा, जन्माष्टमी, रामनवमी व नवरात्र सहित विविध अवसरों पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। शुक्रवार को तो भीड़ देखते बनती है। शारदीय नवरात्र में यहाँ मूर्ति स्थापित कर बृहद रूप से पूजा की जाती है जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बताया जाता है कि संतोषी माता मंदिर में सबसे ज्यादा शादी भी की जाती है। यहाँ शादी करना काफी शुभ माना जाता है। ये मंदिर तो बहुत ही पुरानी है, लगभग ये आजादी से पहले की मंदिर, लगभग 70-80 वर्ष से ऊपर की मंदिर है। ये पहले मंदिर ये बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। कुछ वर्षों लगा यहाँ के लोकल लोग जो हमारे पूर्वज लोग थे वो लोग मंदिर को विकास किए और ये यहाँ पर सबसे ज्यादा यह महामाया स्थान नाम से यह विख्यात मंदिर थी। बाद में कुछ समय के बाद माँ संतोषी माता मंदिर, संतोषी माँ का प्रतिमा का स्थापना कर ये संतोषी माँ के नाम से विख्यात हो गया यह। और बिहार में यहाँ पर बहुत ज्यादा लगती है, क्या कुछ महानताएं हैं? ये नवरात्रि में तो चूंकि माता रानी का यहाँ गह्वर है, यहाँ माई की सबसे बड़ी पूजा होती है माता रानी के गह्वर में। और गह्वर के पूजा से जुड़ते हम लोग ने मूर्ति पूजा भी एक बड़े रूप से यहाँ तैयारी करते हैं जो माँ का वहाँ रूप दिया जाता है। इस बार क्या कुछ भव्य देखने मिलेगा? इस बार हम लोग गोपालगंज में माँ थावे मैया का एक दरबार है, वहाँ का पूरा स्वरूप हम लोग बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि अपने भक्तों को चलंत प्रतिमा दिखाया जाए। जो एक कहानी है, एक रसू भगत थे और उस गांव के राजा मनन सिंह थे। रसू भगत बहुत माता रानी के भक्त थे और उनकी इतनी माँ के प्रति श्रद्धा थी कि वो एक बड़ी श्रद्धा से पूजा करते थे। एक समय की बात है कि उन्हें एक कंगन की प्राप्ति हुई तो राजा ने उसे आकर पूछा कि अरे ये कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, तो तुम चोरी किए हो क्या? तो भक्त ने, रसू भक्त ने कहा कि नहीं, ये हमारे माँ के द्वारा हमें ये प्रदान किया गया है। तो राजा बात माने, नहीं तुमने गलत किया है, जब तुम्हें माँ के द्वारा मिला है तो तुम माँ को बुलाओ। राजा जीत पे अड़ गया। तो रसू भगत ने कहा कि महाराज ये आप ऐसा काम मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा।
तो राजा जिद पे अड़ा रहा, तो कह के ठीक है हम माँ को आह्वान करते हैं। माँ को रसू भगत ने आह्वान किया। जब माँ को आह्वान किया तो माँ कामाख्या मंदिर से चली, कामाख्या से चली, वो आए फिर कलकत्ता दक्षिणेश्वर मंदिर। फिर भी रसू भगत ने कहा कि महाराज आप अभी भी समय है, ये माँ के द्वारा दिया हुआ कंगन। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। जिले के मानवाधिकार मामले के अधिवक्ता एसके झा के नेतृत्व में पूरे बिहार के अधिवक्ताओं एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा अधिनियम लागू करवाने हेतु शुक्रवार को हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत किया गया। एडवोकेट्स एसोसिएशन में विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एसोसिएशन के अध्यक्ष राम शरण सिंह ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि अधिवक्ता एसके झा इस मुहिम में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। संघ के महासचिव वीरेंद्र कुमार लाल ने कहा कि हम सभी लोग अधिवक्ता एसके झा के साथ हैं। अधिवक्ताओं और पत्रकारों के हितों के लिए अधिवक्ता एसके झा की यह पहल सराहनीय है। वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही ने कहा कि मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा अधिवक्ता समाज के धरोहर है। इनके कुशल नेतृत्व में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। मीडिया को जानकारी देते हुए मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने कहा कि अधिवक्ता और पत्रकार लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ है। इनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि हमारा यह अभियान पूरे बिहार में चलेगा। इसके बाद हम माननीय पटना उच्च न्यायालय की समक्ष जनहित याचिका दायर करेंगे और सरकार पर कोर्ट के माध्यम से अधिनियम बनाने हेतु दबाव बनाएंगे। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम और पत्रकार सुरक्षा अधिनियम, इसके लिए हम पूरे बिहार के 38 जिले में हमको हर एक पत्रकार साथियों से और हर एक विद्वान अधिवक्ता साथियों से हमें मिलना है और उनसे हस्ताक्षर के माध्यम से उनका समर्थन लेना है। और हमारी लड़ाई जो है वह रोड पर नहीं होगी, यह विद्वानों की लड़ाई है, यह विद्वानों के बीच में रहेगी। और हम लोग काफ़ी संख्या में जब हम लोग हस्ताक्षर अभियान में आगे बढ़ जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय में लोकहित याचिका दायर करेंगे और लोकहित याचिका के माध्यम से हम सरकार पर हम यह दबाव बनवाएंगे कि बिहार प्रदेश में अधिवक्ताओं के लिए और पत्रकारों के लिए सुरक्षा बने और उसके लिए सुरक्षा कानून बने। जैसे राजस्थान में अधिवक्ता के लिए प्रोटेक्शन एक्ट बना है वैसे बिहार प्रदेश में ही बने और पत्रकार के लिए भी बने, क्योंकि अगर यह आवाज़ नहीं उठेगी, जन जागृति अभियान नहीं चलेगा तो फिर अधिवक्ता और पत्रकार की फिर सुरक्षा पर फिर बात फिर नहीं होगी। तो इसके लिए हम लोगों ने आज से यह अभियान को अपने एडवोकेट एसोसिएशन सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर से प्रारंभ किया है, जो बिहार के 38 जिला में हमको जाना है और 38 जिला के विद्वान अधिवक्ता साथियों और पत्रकार साथियों से हमें मिलना है। परिवहन विभाग ने शहर में चल रहे ई रिक्शा का अब रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर शहरी इलाकों में अब ई रिक्शा चालकों की मनमानी नहीं चलेगी। लगातार लग रहे जाम के बाद अब सड़कों की क्षमता के अनुसार ई रिक्शा का निबंधन किया जाएगा और रूट तय किए जाएंगे। ऑटो और ई रिक्शा के सभी रूटों को अलग अलग जोनों में बांटा जाएगा। प्रत्येक जोन के लिए अलग कलर कोड निर्धारित किया जाएगा ताकि हर रूट पर चलने वाले ऑटो की आसानी से पहचान हो सके। शहरी क्षेत्र में चलने वाले रिजर्व ऑटो और ई रिक्शा का भी अलग कलर कोड होगा। इसके लिए कलर कोड का स्टिकर या पेंट वाहन पर अंकित किया जाएगा। परिवहन विभाग के अनुसार पटना समेत राज्य के सभी प्रमंडलीय और जिला मुख्यालयों में जल्द ही नई व्यवस्था लागू की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया है कि ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन को नियमित करने के लिए परिवहन विभाग ने प्रारूप तैयार कर दिए हैं। जल्द ही जिले में ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। देखिए, शहरी क्षेत्रों में ई रिक्शा और ऑटो के कारण से प्रायः जाम की समस्या आ रही है। इसको देखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से ये योजना बनाई गई है कि अब शहर के अंदर रूट का निर्धारण किया जाएगा और उस रूट पे चलने वाले ई रिक्शा ऑटो की संख्या निर्धारित की जाएगी। उन सबको एक अलग अलग कलर कोडिंग किया जाएगा और निर्धारित संख्या में ही उस रूट में गाड़ियाँ
चल पाएंगी। इसके लिए वे पहले आवेदन करेंगे। आवेदन करने के बाद एक कमेटी बनाई गई है जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में, उनके द्वारा उनको उस रूट पे चलने के लिए अनुमति दिया जाएगा और इससे हमारे शहर में जाम की समस्या पे भी नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही यात्रियों को भी सुविधा होगी और अनावश्यक अत्यधिक संख्या में गाड़ियों के परिचालन से जो दुर्घटनाएं होती है उस पर भी नियंत्रण स्थापित करने में इससे सहयोग मिलेगा। कुछ रूल और नॉर्म्स भी बनाया गया है, वो सब बनाया गया है, उसका डिटेल आया हुआ है। हमने सबको पेपर में उसको दिया हुआ है, काफी डिटेल है। और जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी अंतिम रूप से निर्णय लेगी इन सब चीजों पे। 0 माइल स्थित भव्य बजाज शोरूम में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को भव्य लॉन्च किया गया। 0 माइल स्थित भव्य बजाज में आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक फ्रीडम 125 को भव्य लॉन्च किया गया। लॉन्चिंग की शुरुआत दीप प्रज्वलित और केक काट कर किया गया। मौके पर शोरूम संचालक ने बताया कि इस बाइक की शुरुआती कीमत 94,995 से शुरू है। साथ ही ग्राहक 5,999 की न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ ले सकते हैं। साथ ही हर खरीद पर चांदी का सिक्का, हेलमेट और सीट कवर मुफ्त दी जाएगी। इस बाइक के फीचर की बात करें तो बजाज फ्रीडम 125 में दमदार 125 सीसी का इंजन मिलता है जो बेहतरीन पावर के साथ ही जबरदस्त माइलेज भी देता है। इस बाइक में डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी लाइट और आरामदायक सीटिंग की सुविधाएं दी गई है जो इसे लंबी दूरी के लिए भी एक बेहतरीन ऑप्शन बनाती है। फ्रीडम 125 दुनिया की पहली डुअल फ्यूल टेक्नोलॉजी पेट्रोल सीएनजी पर चलने वाली बाइक है। कंपनी ने इसमें 2 लीटर के पेट्रोल टैंक के साथ 2 किलोग्राम का सीएनजी टैंक लगाया है। ये बाइक में फुल टैंक सीएनजी में 217 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, यानी 1 किलो सीएनजी पर बाइक 108 किलोमीटर की माइलेज देती है। अगर आप इस बाइक में फुल टैंक पेट्रोल डलवाएंगे तो केवल पेट्रोल पर इसे 106 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। तो मैं पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को ये बधाई देना चाहता हूँ कि आज का दिन बहुत ही खास है हमारे लिए। आज वर्ल्ड फर्स्ट सीएनजी बाइक जो है फ्रीडम 125 लॉन्च हुई है और आज ये भव्य बजाज में लॉन्च हुई है और आप लोग देख सकते हैं लोगों का उत्साह। सीएनजी बाइक, पहली दफा सीएनजी बाइक आई है, उसको देखने के लिए लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा है और हमने जितनी गाड़ियां यहाँ उतारी लगभग ऑलमोस्ट हमने सब बुकिंग कर लिया है और इस चीज़ को देखते हुए हम और आगे कस्टमर को डिमांड को फुलफिल करने के लिए और भी गाड़ियां मंगवा रहे हैं। एक्चुअली अगर देखेंगे तो इस गाड़ी में 2 kg का सीएनजी बॉक्स होता है एंड 2 लीटर फ्यूल टैंक का कैपेसिटी का इसमें वो होता है। तो 330 किलोमीटर आप एक बार अगर भरा लेते हैं तो 330 प्लस किलोमीटर एक साथ चल सकते हैं। कितना न्यूनतम डाउन पेमेंट करके इस गाड़ी को हम लोग ले सकते हैं? हमारे पास बहुत ही अच्छी फाइनेंस स्कीम चल रही है। 5,999 के डाउन पेमेंट में हम ये गाड़ी उपलब्ध करा सकते हैं कस्टमर को। गाड़ी का क्या रेंज से स्टार्टिंग है? जैसा कि आप देख सकते हैं 94,995 से बेसिक प्राइसेस की शुरू हो जाती है। साथ ही साथ 3 वेरिएंट है, ड्रम डिस्क का ऑप्शन है। इस गाड़ी के कुछ फीचर के बारे में बताना चाहता हूँ कि सीएनजी वर्ल्ड की फर्स्ट सीएनजी बाइक होने के साथ साथ इसमें ये पूरी फीचर्स से लैस गाड़ी है। आप इसका सामने का फ्रंट लाइट देखते हैं तो वो एक एलईडी फ्रंट उसमें लाइट दिया हुआ है। बैक लाइट जो है वो भी एलईडी है। सीट इसकी 785 mm जो कि सबसे लंबी सीट इस रेंज में, इस रेंज की जितनी भी गाड़ियां उसमें सबसे लंबी सीट इसमें प्रोवाइड की गई है ताकि आप कंफर्टेबली लंबी दूर तक आप यात्रा कर सकते हैं। और एक सीट कवर देते हैं साथ में। जो भी हमारा ऑन स्पॉट अभी डिलीवरी जा रहा है सारे कस्टमर को हम पेट्रोल और सीएनजी टैंक फुल करके दे रहे हैं। इस गाड़ी का भी किस तरह का डिमांड है? डिमांड तो बहुत अच्छा है। जो मार्केट का रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है क्योंकि हम लोग मार्केट लेके गए थे तो जहाँ भी जा रहे थे कस्टमर लोग देख रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे थे क्या है क्या नहीं है।
और अच्छा रिस्पांस, पॉजिटिव रिस्पांस है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। नेशनल फर्नीचर 10,000 में दीवान, 12,000 में सोफा सेट के अलावा घर की जरूरतों के लिए किसी प्रकार की फर्नीचर की जरूरत हो, वह भी कम कीमतों पर, तो नेशनल फर्नीचर जरूर जाएं, जहां फैक्ट्री और शोरूम एक ही साथ है। किसी प्रकार का आप डिजाइन लेकर आए और आपको उस तरीके का फर्नीचर बनकर कम कीमतों में मिल जाएगी, वह भी 10 साल की गारंटी के साथ। इसके अलावे 32,000 में शादी सेट भी उपलब्ध है। हमारा पता है नेशनल फर्नीचर, नियर ग्लोकल हॉस्पिटल, सदातपुर, बैरिया। आप हमें कॉल कर सकते हैं 9696883993 पर, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 8181005455 पर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। मौसम के उतार चढ़ाव के कारण अधिकांश लोग वायरल फीवर की चपेट में आ रहे हैं। मौसम में उतार चढ़ाव से वायरल बुखार की मार तेज हो गई है। घर घर में वायरल के प्रकोप से लोग बीमार हैं। सदर अस्पताल से SKMCH तक की OPD में वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की कतार लग रही है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन अजय कुमार ने बताया कि OPD में हर दिन 300 मरीज वायरल बुखार के पहुंच रहे हैं। इन मरीजों को तेज बुखार की शिकायत है। मरीजों को 100 डिग्री से अधिक बुखार रह रहा है। OPD में वायरल पीड़ित मरीजों की लंबी कतार लग रही है। इन मरीजों को वायरल बुखार के साथ सर्दी और खांसी की भी शिकायत है। गले में संक्रमण की शिकायत लेकर भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। मौसम में तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गर्मी, जाड़ा, बरसात जब भी होता है तो मौसम का जो स्टार्टिंग फेज जो होता है चेंज करता है, उसमें जो है थोड़ा सा एक्सपोजर का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। उस समय खासकर बच्चों और बूढ़ों को जो है विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सबको सावधानी बरतनी है, लेकिन बच्चों को खासकर और कुछ बूढ़े लोगों को जो है उस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसमें ज़्यादा रात के समय में ठंड ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे को जो है उस तरह का करें कि ठंड नहीं लगे, या सुबह के समय जो है बाहर में अचानक रूम गर्म है और अचानक बाहर में खुली हवा में नहीं ले जाएं, टेम्परेचर जो है शरीर का एडजस्ट हो जाए उसके बाद ले जाएं। इस तरह जो है खाने पीने का ध्यान दें और अच्छा डाइट लें, गुड बैलेंस डाइट लें और परहेज से रहें। खाने पीने में सर ऐसी क्या चीज़ों को अवॉइड करें और क्या खाएं? खाने पीने में है कि सर्दी वगैरह है तो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये सब को उसका अवॉइड करें और बाकी
हरी सब्जी फल का सेवन ज़्यादा करें और सभी चीज़ बैलेंस लें, दाल लें, प्रोटीन लें, कार्बोहाइड्रेट लें, फैट लें, सभी बैलेंस मात्रा में लें, जिसके कि जो है कि शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, तो बीमारी जो है ग्रसित नहीं होंगे, कम होंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी रद्द करने का मामला पहुंचा कोर्ट। अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव और जिला शिक्षा पदाधिकारी पर परिवाद दायर किया। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर ए सिद्धार्थ, सचिव बैजनाथ यादव और जिला शिक्षा पदाधिकारी मुस्तफा हुसैन मंसूरी पर बीएनएस की धारा 352, 353 और 197 के तहत परिवाद दायर किया है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि 2 अक्टूबर की छुट्टियों को समाप्त कर सभी शिक्षकों को ड्यूटी पर जाने का आदेश दिया गया। इतना ही नहीं, 2025 में निकाले गए छुट्टियों के कैलेंडर में भी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर छुट्टी रद्द कर दी गई है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जयंती के दिन छुट्टी की घोषणा की गई है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। दोनों महापुरुषों की जयंती के दिन सरकारी छुट्टी होने के बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जानबूझकर छुट्टियों को रद्द किए जाने से महापुरुषों की प्रतिष्ठा का हनन हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने ये परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 28 अक्टूबर को तय की है। आज हमने अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी प्रथम पश्चिमी की अदालत में एक आपराधिक मुकदमा शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं बैजनाथ यादव और मुजफ्फरपुर के जो डीईओ हैं, तीनों के विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज कराया है। हमने आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर को बापू महात्मा गांधी जी का जयंती मनाई जाती है और उसको लेकर के उसी दिन पूर्व प्रधानमंत्री का भी जयंती मनाई जाती है और उस जयंती पर राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी घोषित की गई हुई है और उसके बावजूद यह छुट्टी को शिक्षा विभाग के द्वारा इन लोगों के द्वारा रद्द किया जाना। इतना ही नहीं, 2025 के जो कैलेंडर निकला उसमें भी 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि बापू महात्मा गांधी जी का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश में जो इनका योगदान रहा है, अहम भूमिका रही है और राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी दिया जा चुका है, उसको इन लोगों के स्तर से रद्द करना यह प्रमाणित करता है कि जानबूझ करके देश को खंड खंड करने और अपमानित करने के उद्देश्य से किया गया है। माननीय न्यायालय ने इसे स्वीकार करते हुए 28 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की। इसमें हमने जो नया धारा BNSS है उसका 352, 353 के साथ साथ 197 का ताजा मुकदमा। पटना में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए बिहार विश्वविद्यालय के कबड्डी के खिलाड़ियों ने पसीना बहाया। बिहार के राज्यपाल के आदेश पर पटना स्पोर्टिंग क्लब में राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के छात्र एवं छात्राएं भाग लेंगी। विजेता टीम को राज्यपाल के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारी को लेकर शुक्रवार को लंगट सिंह महाविद्यालय के खेल मैदान में कबड्डी खिलाड़ियों का ट्रायल किया गया। ट्रायल मैच में अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को चयनित कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद खिलाड़ी पटना के स्पोर्टिंग क्लब में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कांटेंस कुमार ने बताया कि स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के लिए आज ट्रायल मैच किया जा रहा है। इसमें अच्छा खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों को चयनित किया जाएगा। इसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद यह खिलाड़ी पटना स्पोर्टिंग क्लब में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हम लोगों का थीम है परिश्रम से पदक और हम लोग जरूर पदक लेकर ही आएंगे। खेल प्रतियोगिता जो है ये माननीय गवर्नर साहब के द्वारा आयोजित की जा रही है पटना स्पोर्टिंग क्लब में। यहाँ पे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी कबड्डी में पार्टिसिपेट करेंगे, पुरुष और महिला। हम लोग यहाँ पे जो आयोजित कर रहे हैं वो ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेहतरीन प्लेयरों को चुनाव कर सकें, जिसमें
बिहार विश्वविद्यालय के जितने कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड कॉलेज है वहाँ के खिलाड़ी आए हैं। ये आज दिन भर चलेगा। इसके बाद हम लोग इनको 7 दिन की राइगरस ट्रेनिंग देंगे, ताकि हमारा मोटो है, जैसा सर ने बताया, परिश्रम से पदक तक, तो उसकी तैयारी की जाएगी। और बिहार विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों का और हम लोगों का पूर्ण प्रयास रहेगा कि हम लोग पदक लेके आए। ये अभी जो कबड्डी का ट्रायल आप देख रहे हैं, प्रतियोगिता नहीं है, इसमें कोई विजेता नहीं होगा। बिहार विश्वविद्यालय के कबड्डी टीम महिला और पुरुष का चयन होगा इसमें, जो कि 15 से 20 तारीख तक पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चांसलर्स कप या गवर्नर्स कप हम कहें, उसमें जो बिहार के सभी विश्वविद्यालय की टीमें भाग लेंगी। तो यहाँ ये जो टीम बन रही है प्रशिक्षण के बाद वो वहाँ भाग लेगी। क्या उद्देश्य है सर, इस तरीके से इसको बढ़ावा देने के लिए? खेल तो एक ऐसा माध्यम है ना, जो कि भी किसी भी लड़कों के का जो सर्वांगीण विकास होता है, जो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, लीडरशिप क्वालिटी की, तो वो खेल ही वह माध्यम है जहां से ये मिल सकता है। तो प्रयास है राज्य सरकार का, और विशेष रूप से हमारे वाइस चांसलर आए हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में खेल की गतिविधियों को बढ़ाया जाए, जिससे अनुशासन के साथ साथ उनकी शारीरिक क्षमता में वृद्धि हो और साथ ही उनका एक कंप्लीट डेवलपमेंट हो सके, पढ़ाई के साथ खेल। इस पूरी प्रतियोगिता का या बिहार विश्वविद्यालय का जो स्पोर्ट्स कैलेंडर है, उसका जो मोटो है वो है परिश्रम से पदक तक। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत और उसे आतंकी कहने पर मुजफ्फरपुर में विरोध, कैंडल लेकर सड़क पर उतरा शिया समुदाय। लेबनान में इजराइल के हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में गुस्से का माहौल है। लगातार दूसरे दिन भी मुस्लिम समाज के लोगों के साथ उनके धर्म गुरु ने मुजफ्फरपुर के कमरा मोहल्ला से टावर चौक तक कैंडल मार्च निकाला। उन्होंने हिजबुल्लाह आतंकी कहने पर आपत्ति भी जताई। इस मार्च में बड़ी संख्या में बुजुर्ग, नवयुवक और बच्चे शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने नसरुल्लाह की तस्वीरें हाथों में लेकर उनके समर्थन में नारे लगाए और उन्हें शहीद बताया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हसन नसरुल्लाह ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मजलूम फिलिस्तीनियों का साथ दिया था। उन्होंने इजराइल पर मासूम बच्चों और निहत्थे लोगों का खून बहाने का आरोप लगाया। मार्च निकाल रहे लोगों ने कहा कि नसरुल्लाह को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि उन्होंने मजलूमों के लिए अपनी जान दी है। साथ ही उन्होंने हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आज कैंडल मार्च का उद्देश्य ये है कि आगा नसरुल्लाह जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हुआ है, जुल्म हो रहा है, खुद जो बीजेपी के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका कहना ये है कि फिलिस्तीनियों पे इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। हम तमाम कब्जे के खिलाफ है दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ था। अब क्यों लोग जो है वो जो लोग फिलिस्तीन के हक में लड़ रहे हैं, उसको कुछ लोग इजराइल के दबाव में आतंकवादी कह रहे हैं। हमारा अभी सबसे बड़ा एहतजाज ये है कि जिस तरह इजराइल फिलिस्तीन की पूरी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और हम लोग हमेशा कब्जे के खिलाफ रहे हैं, आज ऐसे लोगों को जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। इसलिए अगर नसरुल्लाह जो फिलिस्तीनियों के हक के लिए लड़ रहे थे, जब उनको इजराइल ने मारा इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाके, जो इंटरनेशनल लॉ उसके खिलाफ जाके इजराइल हमला कर रहा है, 22,000 बच्चे मारे गए, आज तक लोगों को आतंकवादी नजर वो नहीं आ रहा है, हॉस्पिटल पे हमला कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ वार कर रहा है, वार क्रिमिनल लिखा हुआ है, उसको कोई बुरा नहीं कह रहा है। नसरुल्लाह को ये इजराइल के गाइडेंस में जो काम हो रहा है, कुछ लोग हमारे अंदर उसको जो टेररिस्ट कह रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। हिंदुस्तान हमेशा अमन वालों का साथ दिया है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों का हिंदुस्तान ने साथ दिया है। आज हम अपनी सरकार को कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर से जो लोग, कुछ लोग इजराइल का साथ दे रहे हैं और नसरुल्लाह को आतंकवादी कह रहे हैं, वो इजराइल पे जोर डाले कि फिलिस्तीनियों को न मारे, वो कानून इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाके काम ना करे। हमारे गांधी जी जो अफ्रीका जाके वहाँ के ब्लैक्स के लिए लड़े,
तो हमारा तरीका रहा है, हम मुल्क नहीं देखते, हम मजलूमों के लिए लड़ते हैं। चाहे जहां मजलूम हो, बांग्लादेश में जुल्म हुआ, हम उसके खिलाफ बोलेंगे जो हमारे हिंदू भाइयों पे, क्योंकि इस्लाम वो है कि अगर कोई भी किसी पे जुल्म करे, चाहे वो कोई मुसलमान हिंदू पे करे या हिंदू मुसलमान पे, उसके खिलाफ हम खड़े होंगे कानून के दायरे में। आज हम संविधान का ख्याल रखते हुए हम यहाँ खड़े हुए हैं और अपनी सरकार से अपील करते हैं कि नसरुल्लाह जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनको टेररिस्ट कहा जा रहा है। कासिम सुलेमानी, जिनको इजराइल ने मारा, अमेरिका ने मारा, यहाँ के मीडिया उनको आतंकवादी कह रहा था, उन्होंने 18 नर्स को बचाया था हिंदुस्तान की जो इराक में थी। ये किसके दबाव में ये काम हो रहा है? हिंदुस्तान में ये नफरत की आग हम नहीं फैलने देंगे, हम कानून के दायरे में एहतजाज। आज के लिए बस इतना ही है। मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगी शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।